गुड मॉर्निंग क्लास। हम फिजिकल केमिस्ट्री में क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे थे। क्वांटम मैकेनिक्स में मैंने आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया था। आज हम पढ़ेंगे कॉम्पिटेंट इफेक्ट। कॉम्पिटेंट इफेक्ट देखो, कॉम्पिटेंट इफेक्ट क्या होता है? जब कोई एक्सरे, मोनोक्रोमैटिक एक्सरे जो होता है वो किसी पार्टिकल पे डाला जाता है, ठीक है, किसी पार्टिकल पे डाला जाता है तो ये इस पार्टिकल के साथ क्या करती है? इंटरैक्ट करती है। इंटरैक्ट करती है मतलब कोलिजन करेगी। ये लाइट इस पार्टिकल के साथ कोलिजन करेगी और स्कैटर्ड हो जाएगी, ठीक है। जब ये इसके साथ इंटरैक्ट करेगी तो ये अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफ़र करेगी। जब एनर्जी ट्रांसफ़र करेगी तो इसकी वेवलेंथ में क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंट आ जाएगा। मतलब अगर यहाँ इस रेडिएशन की वेवलेंथ लैम्डा मैक्स है, एक्सरे की वेवलेंथ, इस लाइट की वेवलेंथ लैम्डा है, तो इस लाइट की वेवलेंथ क्या हो जाएगी? लैम्डा डैश। तो ये जो इंक्रीमेंट आया है, वेवलेंथ में जो इंक्रीमेंट आया है, इसकी वजह से जो इफ़ेक्ट आता है उसको हम बोलते हैं कॉम्पिटेंट इफ़ेक्ट। क्योंकि इसको कॉम्पिटेंट ने डिस्क्राइब किया था, इसको कॉम्पिटेंट ने डिस्कवर किया था, इसलिए इस इफ़ेक्ट को बोलते हैं कॉम्पिटेंट इफ़ेक्ट। मैंने क्या बोला? जब कोई मोनोक्रोमैटिक एक्सरे किसी पार्टिकल्स पे डाली जाती है तो ये इसके साथ कोलिजन करता है और स्कैटर्ड हो जाती है। स्कैटर्ड होने में ये क्या करती है? ये लाइट अपनी एनर्जी इस पार्टिकल के साथ एक्सचेंज करती है, ट्रांसफ़र करती है, जिसकी वजह से इंसिडेंट लाइट की जो वेवलेंथ होती है लैम्डा, वो स्कैटर्ड लाइट की वेवलेंथ से कम हो जाती है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं? लैम्डा डैश ग्रेटर देन लैम्डा, ठीक है। अब एक रिलेशन होता है, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। तो अगर इसकी मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी म्यू है और इसकी फ्रीक्वेंसी म्यू डैश है, तो अब फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आएगा? क्योंकि अगर वेवलेंथ बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगी। तो हम क्या बोल सकते हैं? अब इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी और इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी और स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं? म्यू ग्रेटर देन म्यू डैश। बात समझ में आई? देखो, ये जो एक लाइट किसी भी पार्टिकल पे डाली जाती है तो ये इसके साथ कोलिजन करती है। कोलिजन कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। जो स्कैटर्ड लाइट होती है, स्कैटर्ड लाइट, ये जब डाली जाती है तो ये कोलिजन करती है। क्या करती है? कोलिजन। और कोलिजन इसमें कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। एक होता है आपका इलास्टिक कोलिजन, एक होता है आपका इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है बेटा? यहाँ पे जब एक्सरे, मोनोक्रोमैटिक एक्सरे किसी मॉलिक्यूल पे डाला जाता है, तो ये लाइट जो होती है, ये जो लाइट है मॉलिक्यूल पे जब डाली जाती है तो ये स्कैटर्ड हो जाती है, लेकिन ये अपनी एनर्जी इसके साथ एक्सचेंज नहीं करती है। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे लाइट और मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंटरैक्शन नहीं है। जब इंटरैक्शन नहीं होगा तो इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज भी नहीं होगी। जब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट लाइट वो इक्वल हो जाएगा स्कैटर्ड लाइट, क्योंकि स्कैटर्ड लाइट और यहाँ पे जो लाइन मिलेगी इसको बोलते हैं रिले लाइन, और इस लाइन पे शो होने वाले इफेक्ट को बोलते हैं रमन इफेक्ट।
रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट किस में स्टडी किया जाता है? मॉलिक्यूल में। यहाँ मैंने बोला था लाइट को जब किसी मॉलिक्यूल पे डाला गया तो लाइट और मॉलिक्यूल के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ। लाइट इससे कोलिजन किया, कोलिजन करने के बाद स्कैटर्ड हो गई, लेकिन इस लाइट और इस मॉलिक्यूल में कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, मतलब एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हुआ। जब एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी में ना तो कोई चेंज आएगा और ना ही इसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज आएगा। मतलब हम कह सकते हैं इंसिडेंट लाइट और स्कैटर्ड लाइट क्या है? इक्वल है। यहाँ पे जो मिलेगी लाइन वो रिले लाइन मिलेगी और इस रिले लाइन में शो होने वाले इफेक्ट को हम रमन इफेक्ट में स्टडी करते हैं। क्लियर? अब आओ इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? जब कोई एक्स रे जो होती है वो किसी पार्टिकल पे डाली जाती है, हाँ मैंने मॉलिक्यूल्स की बात की थी, पार्टिकल पे डाली जाती है तो ये इसके साथ कोलिजन करती है और कोलिजन करने के बाद ये स्कैटर्ड हो जाती है। जब ये कोलिजन करती है तो यहाँ पे ये लाइट अपनी एनर्जी इस पार्टिकल को ट्रांसफ़र कर देता है। मतलब यहाँ पे लाइट और पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन होता है। इस इंटरेक्शन की वजह से क्या हो जाता है? फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला? जब लाइट किसी पार्टिकल पे डाली जाती है तो ये स्कैटर्ड हो जाती है और साथ के साथ ये लाइट अपनी एनर्जी इस पार्टिकल को ट्रांसफ़र कर देता है। ट्रांसफ़र करने की वजह से इसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है और यहाँ पे जो वेवलेंथ है, इंसिडेंट लाइट की जो वेवलेंथ थी और स्कैटर्ड लाइट की जो वेवलेंथ थी, इसमें डिफरेंस आ जाता है। मतलब यहाँ पे वेवलेंथ बढ़ जाता है और फ्रीक्वेंसी घट जाती है। इस स्कैटर्ड लाइट की वेवलेंथ बढ़ जाती है, फ्रीक्वेंसी घट जाती है, इसकी वेवलेंथ कम हो जाती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जो वेवलेंथ में जो डिफरेंस आ रहा है, जो लैम्डा का इंक्रीमेंट हो रहा है, ये लाइट डाली गई, यहाँ पे स्कैटर्ड लाइट का जो वेवलेंथ है वो बढ़ गया, तो बढ़ने की वजह से ये लैम्डा डैश है और ये लैम्डा है। ठीक है, ये लैम्डा डैश बड़ा हो जाएगा और लैम्डा छोटा हो जाएगा। तो इसमें जो डिफरेंस आता है डेल लैम्डा, इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं कॉम्पटेंट इफेक्ट। बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, इसी इफेक्ट को बोला गया कॉम्पटेंट इफेक्ट। अब मान लो कोई एक्सरे है, ये एक्सरे किसी m पार्टिकल पे डाली जाती है। ठीक है, यहाँ पे m मास का कोई पार्टिकल है जो कि मूव नहीं कर रहा है। जब इस पे एक्सरे डाली जाती है तो ये अपनी एनर्जी इससे क्या करता है? एक्सचेंज करता है। ठीक है, ये रेस पार्टिकल को अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा और टकराने के बाद पार्टिकल भी मूव करेगा और लाइट भी स्कैटर्ड हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई? मैंने क्या बोला? टकराने के बाद पार्टिकल भी मूव करेगा और लाइट भी स्कैटर्ड हो जाएगी। पहले और जब पार्टिकल मूव करेगा तो इसके मास में क्या हो जाएगी? कमी आ जाएगी। ठीक है, स्कैटर्ड लाइट जो है वो एक्स एक्सेस पे मूव कर रहा है, जिसको हम थीटा से डिनोट करेंगे। ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है। इसको हम थीटा से डिनोट करेंगे और इसको हम फाई से डिनोट करेंगे। ठीक है, एक्स के साथ जो एंगल बनता है उसके लिए हम कॉज यूज़ करते हैं, वाई के साथ जो एंगल बनता है उसके लिए हम साइन यूज़ करते हैं। क्लियर बेटा? ये जो थीटा है, स्कैटर्ड लाइट, देखो स्कैटर्ड लाइट एट एक्स एक्सेस, ये क्या है? थीटा है, थीटा पे बनेगा। ठीक है, और रिकॉल पार्टिकल, ये जो पार्टिकल है जो रिकॉल हुआ है इसको क्या बोलेंगे? रिकॉल पार्टिकल। रिकॉल पार्टिकल एट एक्स एक्सेस, इसको किस एंगल से डिनोट कर रहे हैं? फाई से। और इन दोनों के लिए जो एक्स एक्सेस पे है उसके लिए हम कॉस यूज़ करते हैं और जो वाई एक्सेस पे होता है उसके लिए हम साइन यूज़ करते हैं। ठीक है, कॉम्पटन ने देखा कि जब किसी पार्टिकल पे कोई मोनोक्रोमेटिक रेज टकराती है तो टकराने के बाद ये अपनी एनर्जी का एक्सचेंज करती है
और एक्सचेंज करने के बाद ये क्या हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है। जो लाइट स्कैटर्ड हुई है उसकी वेवलेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। किसके कंपैरिजन में, इंसिडेंट लाइट के कंपैरिजन में। ये जो इंक्रीमेंट होता है उसी को कॉम्पिटेंट इफेक्ट कहा जाता है। जब पार्टिकल पे लाइट डाली जाती है तो टक्कर के बाद पार्टिकल और लाइट दोनों क्या करते हैं, मूव करते हैं। पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और लाइट इस डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक है, जब टक्कर होती है तो मास में भी क्या हो जाता है, चेंज आ जाता है। ठीक है, पहले मास, इस पार्टिकल का जो मास था वो क्या था, m0 था। बाद में मास क्या हो गया, m हो गया। ठीक है, पहले इस रेडिएशन की जो एनर्जी थी वो क्या थी, h म्यू थी। E इज इक्वल टू क्या था, h म्यू। और बाद में इस रेडिएशन की एनर्जी क्या हो जाती है, h म्यू डैश। पहले पार्टिकल की जो एनर्जी थी वो कितनी थी, m, क्योंकि नॉट लगा है तो m0 c स्क्वायर। बाद में पार्टिकल्स की जो एनर्जी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, mc स्क्वायर। ठीक है, पहले इस रेडिएशन का जो मोमेंटम था वो था h म्यू अपॉन c। बाद में इस रेडिएशन का जो मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा, h म्यू डैश अपॉन c। यहाँ पार्टिकल रेस्ट फॉर्म में था, मूव नहीं कर रहा था। लाइट तो मूव कर रही थी क्योंकि लाइट इस पर डाली जा रही थी, लेकिन पार्टिकल तो हमारा रेस्ट फॉर्म में था। तो जब रेस्ट फॉर्म में रहेगा तो वेलोसिटी जीरो होगी, वेलोसिटी जीरो होगी तो मोमेंटम भी जीरो होगा। मतलब यहाँ पे मोमेंटम क्या होता है, जीरो था पहले, और बाद में जो मोमेंटम आया वो क्या हो गया, mv। यहाँ तक बात समझ में आई। अब इसके बेसिस पे हम दो लॉ लगाते हैं। पहला लॉ लगाएंगे हम एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, और दूसरा लॉ लगाएंगे हम मोमेंटम लॉ, मोमेंटम लॉ। ठीक है, यहाँ पे दो ही चीज़ तो यूज हो रही है, एक एनर्जी यूज हो रही है, एक मोमेंटम यूज हो रहा है। ठीक है, अब देखो बेटा, यहाँ पे मोमेंटम के साथ साथ डायरेक्शन जुड़ी है, एक x और एक y। ठीक है, जिस डायरेक्शन में एंगल बन रहा है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में एंगल बन रहा है उस डायरेक्शन की अगर हम स्टडी करें तो कॉस को हम किस में स्टडी करेंगे, थीटा को हम किस में स्टडी करेंगे, कॉस में, अभी मैंने बताया था। और फाई को हम किस में स्टडी करते हैं, साइन में स्टडी करते हैं। क्लियर, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब फर्स्ट लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, इसने क्या बोला, फर्स्ट लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मतलब टक्कर के पहले जो एनर्जी है और टक्कर के बाद जो एनर्जी है वो एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो टक्कर के पहले हम लाइट की एनर्जी लेंगे और पार्टिकल की एनर्जी लेंगे, टक्कर के बाद हम लाइट की एनर्जी लेंगे और पार्टिकल की एनर्जी लेंगे और इसको ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, टक्कर के पहले एनर्जी लाइट की क्या थी, h म्यू, प्लस पार्टिकल की एनर्जी क्या थी, m0 c स्क्वायर इज इक्वल टू टक्कर के पहले की एनर्जी। अब टक्कर के बाद क्या है, h म्यू डैश प्लस mc स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब इसको इधर ले आओ और इस पूरी क्वांटिटी को इधर लिए जाओ तो क्या हो जाएगा, mc स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h म्यू माइनस h म्यू डैश प्लस m0 c स्क्वायर। यहाँ से h कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा, h म्यू माइनस म्यू डैश प्लस m0 c स्क्वायर। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये तो हमने निकाल ली एनर्जी किससे, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन से। अब हम सेकेंड लॉ लगाएंगे, मोमेंटम लॉ। ठीक है, क्योंकि इसके साथ डायरेक्शन जुड़ी है, कौन कौन सी डायरेक्शन, x और y। तो हम दोनों को अलग अलग स्टडी करेंगे। पहले हम x कंपोनेंट का मोमेंटम स्टडी करेंगे, उसके बाद हम y कंपोनेंट का मोमेंटम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फॉर x कंपोनेंट, फॉर x कंपोनेंट,
अब देखो मोमेंटम, पहले लाइट का जो मोमेंटम था वो क्या था, एच म्यू अपॉन सी, और पार्टिकल का मोमेंटम क्या था, क्योंकि पार्टिकल हमारा रेस्ट फॉर्म में था तो पार्टिकल का मोमेंटम क्या था, 0 था। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एच म्यू अपॉन सी प्लस 0। टक्कर के बाद का मोमेंटम क्या हो जाएगा, एच म्यू डैश अपॉन सी, एच म्यू डैश अपॉन सी प्लस पार्टिकल, एक मिनट, देखो इसके साथ डायरेक्शन जुड़ी है ना, तो डायरेक्शन के लिए हम थीटा लगाएंगे, क्योंकि ये हम एक्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो एक्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे थीटा लगाएंगे, और थीटा के साथ हम क्या लगाएंगे, कॉस लगाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, एच म्यू डैश अपॉन सी कॉस थीटा, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो एंगल बन रहा है वो कॉस में है, ठीक है, थीटा में है, और थीटा के साथ क्या लगाते हैं, कॉस, प्लस अब पार्टिकल का मोमेंटम क्या है, एम वी, और इसके साथ जो एंगल है वो फाई है। फाई के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, साइन, तो हम क्या लिखेंगे, एम वी साइन फाई। देखो बेटा यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, जब x के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो थीटा और फाई के लिए कॉस यूज़ करेंगे, और y के रिस्पेक्ट में थीटा और फाई के लिए साइन यूज़ करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो गया, ये थीटा एंगल बन रहा है तो कॉस थीटा प्लस एम वी साइन फाई, सॉरी कॉस फाई हो जाएगा, ये कॉस फाई। अब हम क्या करें, ये जो एम वी कॉस फाई है इसको हम इधर ले आए और इसको हम इधर लिए जाएं, तो क्या बन जाएगा, एम वी कॉस फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका एच म्यू अपॉन सी माइनस एच म्यू डैश अपॉन सी कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम c को बाहर ले लें, और c को बाहर लेने के बाद इसको इधर ले आएं, तो ये क्या बन जाएगा, एम वी कॉस फाई, क्योंकि c हम इधर ले आए हैं तो एम वी सी कॉस फाई कॉस फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच म्यू माइनस एच म्यू डैश कॉस थीटा। इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो h को बाहर ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, म्यू माइनस म्यू डैश कॉस थीटा, ठीक है। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 2, इसको मैंने बॉक्स में कर लिया है, ये क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 2। अब हम बात करेंगे y कंपोनेंट की। देखो टक्कर से पहले केवल एक डायरेक्शन था, कौन सा डायरेक्शन था, x, पैरेलल, वो लाइट जो है पैरेलल जा रही थी। टक्कर के बाद प्रिपेंडिकुलर, मतलब लाइट जो है थोड़ा सा ऊपर गई, ऊपर की तरफ गई और पार्टिकल नीचे की तरफ आया। ये हमारा क्या था, ये लाइट थी, ये जब पार्टिकल पे डाली गई तो ये जो पार्टिकल था वो इधर मूव किया और लाइट हमारी इधर मूव की। तो टक्कर के पहले केवल एक ही डायरेक्शन था, वो डायरेक्शन कौन सा था, x। टक्कर के बाद प्रिपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या आया, y आया। क्लियर, बात समझ में आ रही है। मैंने क्या बोला था, ये जो एंगल था ये थीटा बन रहा था और ये जो एंगल था ये फाई था, ठीक है। x कंपोनेंट के लिए हम cos ले रहे थे और y कंपोनेंट के लिए एंगल के साथ हम बोलेंगे साइन लेंगे, ठीक है। x कंपोनेंट के में एंगल के साथ हम cos यूज़ कर रहे थे, जबकि y कंपोनेंट में एंगल के साथ हम साइन यूज़ करेंगे, ठीक है। मैंने क्या बोला, टक्कर के पहले केवल एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहा था, वो था x एक्सेस, y डायरेक्शन यहाँ पे था ही नहीं, तो टक्कर के पहले y डायरेक्शन का मोमेंट क्या हो जाएगा, मोमेंटम 0। तो टक्कर के पहले जो मोमेंटम था वो क्या है, 0 है, ठीक है। अब देखो इसकी बात करें तो अगर हम यहाँ पे देखें, जो ये पार्टिकल मूव कर रहा है थोड़ा सा y डायरेक्शन के इस साइड में,
तो ये नेगेटिव फॉर्म में आ जाएगा, इसका मोमेंटम किस फॉर्म में आ जाएगा, नेगेटिव फॉर्म में। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस mv sin फाई। बात समझ में आ रही है सबको, ठीक है। तो अब देखो रिक्वायर्ड पार्टिकल का y कंपोनेंट के लिए यहाँ पे हमने लिख दिया फॉर y कंपोनेंट, ये नेगेटिव फॉर्म में होगा, ठीक है, और एंगल फाई होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, पहले इसका लिखेंगे, इसका टक्कर के बाद वाला मोमेंटम क्या था हमारा, h म्यू डैश अपॉन c। अब हम cos थीटा ना लिख कर क्या लिखेंगे, क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा माइनस, इसको प्लस लिखना था लेकिन ये माइनस में है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एम वी साइन फाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, एम वी साइन फाई इज इक्वल टू एच म्यू डैश अपॉन सी साइन थीटा। इस सी को भी इधर लिए जाओ, तो ये क्या बन जाएगा आपका, एम वी सी साइन फाई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, एच म्यू डैश साइन थीटा। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अब क्या बोला मैंने, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 का स्क्वायर करने पे, ठीक है। इस स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2 और 3 को स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को क्या कर दो, स्क्वायर करके फिर क्या कर दो, इन दोनों को, और उसके बाद क्या कर दो, ऐड कर दो। स्क्वायर करने के बाद इनको ऐड कर दो, ठीक है बेटा। इक्वेशन नंबर 2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा आपका एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई इज इक्वल टू एच स्क्वायर म्यू माइनस म्यू डैश कॉस स्क्वायर कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 को जब हमने स्क्वायर किया तो बन गया इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 3 का जरा स्क्वायर करो, ये क्या बन जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 5। अब मैंने क्या बोला था, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को स्क्वायर करना है, उसके बाद ऐड कर देना है। तो इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने पे क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। ठीक, अब इसमें से क्या करो, इसको कॉमन ले लो, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव। ठीक, इसको ऐड करो। देखो, इसको ऐड करने के लिए ये देखो, ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको किस फॉर्म में ला सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको ओपन करो तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये आपका बन जाएगा एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2h स्क्वायर म्यू म्यू डैश कॉस थीटा। ठीक है, प्लस क्या है आपका नीचे वाली एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो है आपका एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इनको एक साथ लिख लो। तो ये क्या बन जाएगा आपका, एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे, 2h स्क्वायर म्यू म्यू डैश कॉस थीटा। मैंने बोला इन दोनों को एक साथ लिखना है, प्लस क्या लिखेंगे, एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये म्यू डैश है बेटा, प्लस एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक,
इसको एज इट इज रहने दो, इसमें से एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर को क्या ले लो, कॉमन। तो ये क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर म्यू म्यू डैश कॉस थीटा प्लस, इन दोनों में से ये कॉमन ले लो, एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर। तो एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर को कॉमन लिया तो ये क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो यहाँ भी हम 1 लिख सकते हैं और यहाँ भी 1 लिख सकते हैं। तो हम अब ये क्या हो जाएगा आपका, जब यहाँ पे 1 लिखेंगे ये, ठीक है, यहाँ पे 1 लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा है आपका, यहाँ पे देखो बेटा, एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर म्यू म्यू डैश कॉस थीटा प्लस इस पूरी एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर, इस पूरी वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 1। क्लियर, बात समझ में आ रही है सबको। जब इस पूरी वैल्यू को हम 1 लिख सकते हैं तो हमारा क्या बचेगा, ये पूरी डिजिट हमारी बचेगी। तो इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 6। ये क्या बन गया हमारा, इक्वेशन नंबर 6। Now go to equation number 1. Now go to equation number 1. Equation number 1 क्या था हमारा, mc स्क्वायर इज इक्वल टू एच म्यू माइनस म्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। अब क्या कर दो, इक्वेशन नंबर 1 का भी स्क्वायर करने पर, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर सी की पावर 4 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करो, एच स्क्वायर ये हो जाएगा आपका म्यू माइनस म्यू डैश का होल स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। ठीक, अब देखो ये तुम्हारा किस फॉर्म में है, ये वाला देखो, ये हमारा a माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। इसको ओपन कर दो। जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, m स्क्वायर सी की पावर 4, ये क्या हो जाएगा आपका, जब इसको ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा आपका h स्क्वायर म्यू माइनस म्यू डैश का होल स्क्वायर प्लस m नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस 2h म्यू माइनस म्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को रीअरेंज कर दो, रीअरेंज दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम क्या कर दें, रीअरेंज। जब रीअरेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर सी की पावर 4 तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको देखो, ये जो इक्वेशन है इसको a माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लाने के बाद इसको हम क्या कर देंगे, रीअरेंज कर देंगे। तो ये आपका आ जाएगा h स्क्वायर म्यू स्क्वायर प्लस h स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर म्यू म्यू डैश प्लस m नॉट स्क्वायर c की पावर 4 प्लस क्या हो जाएगा आपका 2h म्यू माइनस म्यू डैश m स्क्वायर c स्क्वायर। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 7। अब क्या बोल रहा है, इक्वेशन नंबर 6 में से इक्वेशन नंबर 7 को माइनस कर दो। ठीक है, हमने क्या बोला है, इक्वेशन नंबर 6 में से
आपका इक्वेशन नंबर 7 को क्या कर दो, माइनस करने पर, ठीक है। इक्वेशन नंबर 6 क्या था, पहले 7 लिख लो। 7 हमारा क्या है, m स्क्वायर c की पावर 4 इज इक्वल टू h स्क्वायर म्यू स्क्वायर प्लस h स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर म्यू डैश प्लस m नॉट की पावर 2 c की पावर 4 प्लस 2h म्यू माइनस म्यू डैश m नॉट c स्क्वायर। ये तो आपका इक्वेशन नंबर क्या था, 7। इसमें से 6 माइनस करना है, तो 6 क्या है हमारा, m स्क्वायर v स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर म्यू स्क्वायर प्लस h स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2h स्क्वायर म्यू डैश कॉस थीटा, ठीक है बेटा। इसमें से इसको हमें माइनस करना, जब माइनस करना है तो ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, m, यहाँ से हम c स्क्वायर कॉमन ले लें और m स्क्वायर कॉमन ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, m स्क्वायर c स्क्वायर और बाकी क्या बचेगा हमारा, c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, माइनस 2h स्क्वायर म्यू डैश, ठीक है। देखो बेटा ये जो वैल्यू है ये, इस पे आओ, इस पे, ठीक है। इसमें से अगर हम h स्क्वायर म्यू डैश को कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बच रहा है, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस क्या बचा, ऊपर क्या बचा है, अब देखो m नॉट स्क्वायर c की पावर 4 प्लस 2h म्यू माइनस म्यू डैश m नॉट c स्क्वायर, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 8। क्लियर। अब इस इक्वेशन में हमें m की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, ठीक है। मास में जो कमी आई है, हमें m की वैल्यू पता नहीं है। देखो पार्टिकल के रिकॉल होने पे उसके मास में जो कमी आई है वही क्या होगी, m की वैल्यू। यहाँ हमने मास को क्या माना था, m और m नॉट माना था, ठीक है। और m एंड m नॉट के बीच एक रिलेशन होता है, वो होता है m इज इक्वल टू m नॉट अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, m स्क्वायर लगा लेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका m नॉट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। अब ये जो m की वैल्यू है इसको हम इक्वेशन नंबर 8 में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ m, पुट द वैल्यू ऑफ m इंटू इक्वेशन नंबर 8। जब 8 में पुट करेंगे तो इस m स्क्वायर की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा, m नॉट स्क्वायर, क्योंकि m नॉट स्क्वायर 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इंटू क्या है, c स्क्वायर, c स्क्वायर फिर ब्रैकेट में c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, माइनस 2h स्क्वायर म्यू डैश 1 माइनस कॉस थीटा प्लस m नॉट स्क्वायर c की पावर 4 प्लस 2h म्यू माइनस म्यू डैश m नॉट c स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा और जब हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर लो, इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा, m स्क्वायर c की पावर 4 ब्रैकेट में c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, ठीक है। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
माइनस 2h² म्यू म्यू डैश ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस कॉस थीटा प्लस m0 की पावर 2 और c की पावर 4 प्लस 2h म्यू माइनस म्यू डैश फिर m0 c²। अब इस m0 स्क्वायर c की पावर 4 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास अब देखो ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखो बेटा 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उधर का तो सब कट गया था, इस साइड का ये क्या है माइनस 2h² म्यू म्यू डैश 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 2h म्यू माइनस म्यू डैश फिर m0 c², यही बचा था। ठीक, अब क्या कर सकते हैं हम, देखो यहाँ पे 2h है, यहाँ पे 2h² है, इसको कैंसिल आउट कर दो तो ये क्या बच जाएगा आपका h म्यू म्यू डैश, इसकी जगह हम क्या रख देंगे 2 साइन स्क्वायर अपॉन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू माइनस म्यू डैश m0 c²। अब इस m0 c² को इधर ले आओ। ठीक है, और ये जो थीटा बाई 2 है, ये जो वैल्यू है इसको इधर लिए जाओ, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, इस वैल्यू को इधर लिए जाओ तो ये क्या हो जाएगा आपका 2h साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो ये 2 जो है ये वाला है और h को हम इधर ले आए हैं, ये v डैश को हम इधर लेके जा रहे हैं। ठीक है, इस v डैश को, ये जो v डैश है इसको हम इधर लिए जाएं और इसको हम इधर ले आए, तो ये क्या हो जाएगा m0 c² इज इक्वल टू म्यू म्यू डैश अपॉन म्यू म्यू डैश। ठीक, अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2h साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 m0 c, एक c हम इधर लिए जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक c को हम इधर लिए जाएं तो ये क्या बन जाएगा म्यू म्यू डैश अपॉन v म्यू डैश c। ठीक है, अब इसको रीअरेंज कर दो। रीअरेंज करने पर, इसको रीअरेंज कर दो तो ये क्या बन जाएगा आपका 2h साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन m0 c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू म्यू डैश c। ठीक है, इसको थोड़ा सा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये तो एज इट इज़ रहेगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 म्यू नॉट c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये c अपॉन म्यू डैश माइनस c अपॉन म्यू। अब हमें पता है c अपॉन म्यू क्या होता है लैम्डा, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं लैम्डा डैश माइनस लैम्डा। ये क्या था हमारा कॉम्पिटेंट इफेक्ट, मतलब जो डिफरेंस आ रहा था लैम्डा, इसी को बोलते हैं कॉम्पिटेंट इफेक्ट। ये किसके इक्वल होता है डेल लैम्डा के। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कॉम्पिटेंट शिफ्ट। ये किसके इक्वल हो गया 2h साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन m0 c। ठीक है, अब यहाँ पर 3 केस स्टडी किया जाएगा। कौन कौन से केस स्टडी किए जाएंगे,